ठीक है जी। चलो जी, करें आज का सेशन स्टार्ट। और आज हमने क्या रिवाइज करना है? सोगा का यूनिट फॉर अनपेड सेलर। सबसे पहले तो इसका मतलब देखो, अनपेड सेलर इंग्लिश टू हिंदी करो। भाई वो सेलर जिसको पैसा नहीं मिला, सामान दे दिया उसने बाहर को पर उसको अपना पैसा नहीं मिला। भाई उसके साथ ही अत्याचार हुए है ना, उसको उसका ये जो हक था पैसे लेने का सामान के बदले, वो उसके मिले नहीं। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे लॉ ने? अनपेड सेलर के लिए क्या हक है? यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैसे रिकवर कर सकते हैं प्राइस, उसके बारे में है यहाँ। ठीक है जी, आओ जरा पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मतलब बताया अनपेड सेलर का, कि जिसने यहाँ पर देखो डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 45 यहाँ पर 1। ठीक है जी, कहते कि सेलर को अनपेड सेलर तभी बोला जाएगा अगर उसने सामान तो भेज दिया, देखो डिलीवर गुड्स, ठीक है, बायर को पैसे देने चाहिए थे, उसके सारे के सारे अभी पैसे रहते हैं देने, ठीक है, तब उसको अनपेड सेलर बोल देंगे। ठीक है, या अगर उसको ना पेमेंट, जैसे हमने कहा था ना, कैश के थ्रू कर दो, चेक के थ्रू कर दो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दो कोई, है ना, किया था ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, है ना, सेलर को उसकी जगह पेमेंट में के रूप में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू कर दिया। और जब वो मतलब बारी आई थी, मेच्योरिटी डेट की बारी आई, सपोज चेक की बारे में ले ले, वो बैंक में लगवाने गया सेलर, ठीक है, जो बायर ने दिया चेक, डिसऑनर हो गया। देखो यहाँ, एक तो है कि पैसा दिया नहीं, दूसरा अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया था वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली उसको पैसे मिले नहीं। तो कहते हैं, या पैसे नहीं मिले पूरे उसके, या अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया वो डिसऑनर हो, तो हम क्या बोलेंगे? अनपेड सेलर बोल देंगे। वो सेलर को क्या माना जाएगा कि वो अनपेड सेलर। कि ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पूरा हमारा ये यूनिट। फिर आप बताओ, अब यहाँ पर क्या हक मिले हैं ऐसे अनपेड सेलर को जिसको पैसा नहीं मिला, ठीक है, या मिला था वो डिसऑनर हो गया नेगोशिएबल, तो उसको क्या हक मिले? ठीक है, अब यहाँ पे ना मेन हमारे ना तीन हक की बात हो रही है। ठीक है जी, अनपेड सेलर के क्या हक हैं? देखो, सबसे पहला क्या है? लियन ऑन गुड्स। ठीक है, लियन ऑन गुड्स का अब यहाँ पर क्या मतलब था? सपोज यहाँ पे सेलर ने, ठीक है, यही तीन पॉइंट्स हैं हमारे, ये समझ आ गया ना, पूरा चैप्टर पूरा ये यूनिट उसके ऊपर घूम रहा है। ये जो तीन हक के बारे में बातें बता रहे थे, लियन मतलब सेलर ने परचेजर को सामान, है ना, जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो कर लिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, इनका डील होगी फाइनल पूरी, पर जो गुड्स है ना अभी भी किसके पास पड़े? सेलर के पास पड़े। डील होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सेल फाइनल होगी, गुड्स अभी भी सेलर के पास पड़े। ठीक है, और ये पैसे नहीं देने में आ रहा, तो सेलर क्या कहेगा? मैं ये जो गुड्स हैं मैं नहीं देता इसको, मैं ये अपने पास जब्त करके रख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लियन का क्या मतलब है? अपने कब्जे में रख ले, जब्त करके रख ले, है ना, इसको बेशक यहाँ पे लिख लो, कब्जे में रख लेना, कब्जे में या जब्त करके रख लेना। ठीक है, वो कहता मेरे पास पड़े हैं ना सामान, उसके पास पोजेशन में थे, उसके पास थे सेलर के, तो वो कहता मैं नहीं दूंगा, अपने पास जब्त करके रख। सेकंड क्या है? कहते अब यहाँ पर सपोज क्या हो गया, बायर का दिवाला निकल गया, और अब सेकंड वाले केस में क्या है, सेलर ने ना क्या किया था, ये जो ट्रक है, ये ट्रक है सपोज, ठीक है, सामान इसमें लोड करवा दिया, अभी रास्ते में है, अभी तक इस तक पहुंचा नहीं है, और इसको पता चला सेलर को कि ये जो बायर था इसका दिवाला निकल गया, अभी पैसे नहीं दे पाएगा। सेलर फटाफट इसको फोन मारेगा, कहेगा फटाफट वहीं से मुड़ जा, तू आ जा मेरे पास आ जा। तो क्या हो जाएगा? स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट। इसको जीआईटी भी हम काफी बार बोल देते हैं, गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट मतलब रास्ते में थे, इसको रोक दिया जाएगा। ठीक है, अगर पता चले कि परचेजर क्या हो गया या बायर क्या हो गया, दिवाला निकल गया, इंसॉल्व, ठीक है, इंसॉल्वेंट के केस में वो क्या कर सकता है? गुड्स वहीं रोक सकता है जहां पर वो। और तीसरा क्या हक है यहाँ पर? तीसरा क्या हक है? भाई सेलर के पास जो गुड्स पड़े हैं ना, ठीक है, और ये पैसे नहीं देने में आ रहा, इसके पास हक है ये आगे किसी और को बेच दे, किसी थर्ड पर्सन को दे दे, रीसेल कर सकता है। सेल क्यूए गुड्स की फिर से सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पैसे नहीं देने में आ रहा, इसको तो पैसे चाहिए अपने, तो सेल किए गुड्स को किसी और को बेच देगा और पैसे रिकवर कर लेगा। तो यहाँ पे रीसेल है। बस ये तीन पॉइंट्स हैं बच्चों, हमारे पूरा ये यूनिट 4 बना। हाँ जी, समझ आ गया ये इधर? बोलो जी बोलो, समझ आ गई ये यस। चीज? हाँ जी अब मैम। आगे चल, अब आगे चल। अब यहाँ पे कहते हैं ये जो हक है ना, ये जो सेलर का जो हक है, अगेंस्ट द गुड्स, अगेंस्ट द बायर, ऐसे करके अलग अलग बाइफिकेट करके रखा हो।
ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, अनपेड सेलर जिसको पैसा नहीं मिला उसको गुड्स के प्रति उसका क्या हक है, वो आगे कैसे डिवाइड हो रखे हैं ये वाले हक, कि अगर प्रॉपर्टी गुड्स की पास होगी है तो क्या हक होएगा, या अगर प्रॉपर्टी गुड्स के अभी पास नहीं हुई बायर को तो क्या हक होगा। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हेड क्या है हमारा, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। ठीक है, वही चीज जो भी ऊपर पढ़ के है ना पॉइंट्स। सबसे पहले क्या हक मिलता है यहाँ पर सेलर को, अभी जो ऊपर 3 पॉइंट्स पढ़े बस उसको डिटेल में है बस। ठीक है, सेलर्स लियन, राइट ऑफ लियन में क्या हो जाएगा यहाँ पर, भाई उसने सेल तो कर दिया था पर अभी तक उसके पास गुड्स पड़े थे पोजेशन में, तो वो अपने पास जब्त करके रख लेगा। वो कहेगा मैं नहीं दूंगा, कब्जे में रख लेगा। ठीक है, और ये कब एक्सरसाइज कर सकता है ये वाला हक, क्या कंडीशंस है। ठीक है, कहते हैं अगर तो वेयर गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, जिसमें ऐसा कुछ नहीं था कि हमने मतलब कैश भी देना है या क्रेडिट भी देना है। ठीक है, मतलब विदाउट एनी स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट, वो सोलली किस पे था, कैश सेल पे, कि सामान लो कैश दो, और वो देने में ही नहीं आ रहा कैश। ठीक है जी, वेयर गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट टर्म ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड, या तो कैश सेल पे था, या अगर उधार पे था, आपने बोला था 2 महीने के अंदर या जितनी देर के अंदर आपने डिसाइड किया था टर्म, या इतने दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर पैसे दे दे, दिया नहीं, पीरियड खत्म हो गया। ठीक है, या क्या पता चला उसका दिवाला निकल गया बायर का, इनमें से कुछ भी हो गया। ठीक है, पर सेलर को पैसे नहीं मिले अब। ठीक है जी, और पोजेशन गुड्स की मतलब गुड्स किसके पास पड़े होगी, सेलर के पास, तो वो जब्त करके रखे, सिंपल ये बोला हुआ है। हाँ जी, समझ आ गया बच्चों ये वाला आपको, आ गया समझ में। बोलो जी बोलो, समझ गए। हाँ जी। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे क्या लिखा है, पार्ट डिलीवरी। ठीक है, कहते हैं कि अगर उसने क्या किया है, सपोज सेलर ने ना वो सपोज 10 कुर्सियां भेजनी थी, 10 चेयर्स का ऑर्डर दिया था यहाँ पे परचेजर ने, 10 चेयर्स का ऑर्डर दिया था, इसने 4 तो भेज दी इसके पास, पर बाद में पता चला 4 महीने के बाद कि ये इसका क्या हो गया, ये तो पैसे नहीं दे रहा, या दिवाला निकल गया, कुछ हो गया। तो ये बाकी जो चीज के पास पड़ी है ना, उसके पास भी क्या, उसके ऊपर भी क्या हक आ जाएगा, लियन का, जब्त करके रख सकता है अपने कब्जे में, देगा नहीं उसको परचेजर। तो यही पार्ट डिलीवरी में लिखा। ठीक है, जो राइट ऑफ लियन ऑन द रिमाइंडर, जो रहता है अभी डिलीवर करना, उसके ऊपर हक आ जाएगा। फिर आगे की टर्मिनेशन ऑफ लियन, टर्मिनेशन ऑफ लियन मतलब ये जो हक मिला है, ये कब हम मान लेंगे कि क्या हो जाएगा, ये अब हक सेलर का ये नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगा ये सेलर का हक। अनपेड सेलर लूजेस हिज राइट ऑफ लियन अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। कहते कि अगर आप सामान डिलीवर कर रहे हो ट्रांसपोर्टर को या बेली को, याद है बेलर बेली किया था, बेली जो बेलर के बिहाफ पे वो जो सामान संभाल के रखता है, वो हमने एग्जाम्पल किया था कि तरुण ने अपनी कार दे दी अभिनव को, अभिनव को चाहिए थी और संभाल के रखेगा, यूज करने के बाद दे देगा। अगर यहाँ पे सामान हम ट्रांसपोर्टर कैरियर को या बेली को दे रहे हैं, किस पर्पस के लिए, ताकि तू आगे बायर को दे दे। ठीक है, सेलर ने वो ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेजना है सामान किसको, वो परचेजर को या बायर को। ठीक है, या किसी और बंदे के थ्रू भेजना है। अल्टीमेटली इनको क्यों दिया सेलर ने, क्यों दिया, ताकि ये वो बायर को दे दे, पहुंचा दे, विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। ये याद है आपको पॉइंट, हमने पिछले यूनिट में किया था इस होगा के, विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। सेलर ने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि वहां ना सामान उसको तभी दियो अगर वो पैसे दिया था, हमने ये पॉइंट किया था पिछले यूनिट्स में। ठीक है, इसने ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई कि इसने सामान दे दिया ये इसको पहुंचा देगा, कोई कंडीशन नहीं लगाई सेलर ने कि सामान परचेजर के घर तभी छोड़ियो या तभी दियो अगर वो पैसे दे, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। कहता अगर ऐसा कुछ नहीं बोला तो हक ही नहीं है यहाँ पे लियन का। ठीक है, ये हक रहेगा ही नहीं सेलर के पास। या यहाँ पर क्या है, बायर लॉफुल तरीके से, सही तरीके से क्या करता है, पोजेशन ऑब्टेन करता है, मतलब सामान किसके पास आ जाता है, बायर के पास आ जाता है, लॉफुल तरीके से, लीगल तरीके से। तब सेलर का हक वो खो देगा अपना लियन का, क्योंकि लियन का हक कब होता है, जब इसके पास सामान पड़ा होता है। और जब यहाँ पर आगे क्या बोले, जब सेलर ने खुद ही क्या कर दिया, ये हक कहता मुझे नहीं चाहिए, वेव कर दिया, छोड़ दिया, कहता मुझे नहीं चाहिए, बाय स्टॉपल। मतलब यहाँ पे सेलर खुद ही ऐसा शो कर रहा है, मतलब बाकी पार्टीज को, बाहर आउटसाइडर्स को, तीसरी पार्टीज को ऐसा शो करे कि ये लियन लुन का कुछ ये राइट है ही नहीं।
ठीक है, फिर बाद में नहीं वो ऐसे कह सकता कि भाई मेरे को ये हक चाहिए, फिर बाद में उसको रोका जाएगा ये करने से बाय स्टॉप। ठीक है जी। ये चीज समझ आई कब खत्म हो सकता है ये राइट ऑफ लियन? जब बायर के पास लॉफुल तरीके से आ गया सामान, या इसने इनको दिया ताकि आगे पहुंचा दे विदाउट एनी राइट ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, या इसने अपना हक कहता मुझे नहीं चाहिए, या बाय स्टॉप पर ऐसे दिखा रहे हैं मेरे पास है ही नहीं हक, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर बाद में नहीं मांग सकता। हाँ जी, और यहाँ पर क्या लिखे, एक ना एक्सेप्शन है। कहते हैं अगर कोर्ट केस चला है कोई, ठीक है, कोर्ट कचहरी में कोई केस चला है पार्टी का, ठीक है, उस दौरान यहाँ पर क्या किया, सेलर हैज टेकन अ प्राइस ऑफ गुड्स अंडर अ कोर्ट केस। कहते कोर्ट केस चल रहा है, कोई मामला चल रहा है कोर्ट में, कहते उस दौरान भी आप क्या कर सकते हो, ये वाला हक यूज कर सकते हो, कौन सा, राइट ऑफ लियन वाला। ठीक है, वो आपको खत्म नहीं हो जाएगा, यू विल नॉट लूज दैट राइट, टर्मिनेट नहीं होगा, जैसे ऊपर पड़ा था उसकी एक्सेप्शन। हाँ जी बच्चों, ये समझ आया? बोलो जी बोलो। यस मैम। ठीक है, तो ये पहला हक था राइट ऑफ लियन का। अब आगे हो क्या है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, वही घूम फिर के वो 3 पॉइंट है, बस डिटेल में बता रहे थे। अब मीनिंग क्या है, राइट यहाँ पे राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, भाई सामान आपने क्या कर लिया, भेज दिया, अब वापस से रीगेन कर रहे हो आप, क्या, पोजेशन। ठीक है, मतलब आपने यहाँ पे सेलर ने सामान ना ट्रांसपोर्टर के थ्रू उसके ट्रक में लोड करवा दिया था। ठीक है जी, और पता चला ये जो बायर है दिवाला निकल गया, पैसे नहीं दे रहा, फोन मारेगा कहेगा वापस दे जा सामान मेरा। ठीक है, और जब तक ये पैसे पूरे नहीं देगा मैं नहीं भेजूंगा। तो मतलब यहाँ पे देखो रीगेन करेगा पोजेशन। पोजेशन मतलब अब उसके पास नहीं थे, वापस से मंगवा रहा है पोजेशन गुड्स की, और अपने पास रखेगा जब तक ये पैसे नहीं देता पूरे। इसको बोलते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब ये कब एक्सरसाइज की जाएगी, ये वाला हक कब एक्सरसाइज किया जाएगा, या अगर मैं बोलूं इसकी क्या कंडीशंस है, और ये भी ऊपर क्या थी, ये यहाँ पर क्या, ये भी कंडीशंस थी नीचे। मतलब अलग तरीके से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, कंडीशंस बता दो कब लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं, या व्हेन कैन इट बी एक्सरसाइज, है ना, अलग अलग वे में पूछा जा सकता है। हाँ जी, ये राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट वाला हक कब यूज किया जा सकता है, कहते हैं अगर सेलर को पैसा नहीं मिला, ये तो वही तो पड़ रहा है यूनिट बिल्कुल। और कहते वेन यू पार्टेड विद पोजेशन, मतलब आपने सामान आगे भेज दिया था, अब आपके पास पोजेशन नहीं थी ना, पार्टेड में तो आपके पास चली गई थी पोजेशन। ठीक है, और गुड्स रास्ते में बायर का दिवाला निकल गया, ये किया था। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, ठीक है, कहते हैं ड्यूरेशन क्या होती है ट्रांजिट की, या कब माने कि वो ट्रांजिट में, कहते जब आपने, है ना, इसकी क्या, कब कब से कब तक माने, कहते जब आपने सामान किसको डिलीवर कर दिया, वो ट्रक वाले को, ट्रांसपोर्टर को, या बेली को, किस पर्पज के लिए, ताकि आप बायर को वो पहुंचा दे। तो अंटिल द बायर और हिज एजेंट ऑन दैट बिहाफ टेक्स डिलीवरी ऑफ, ड्यूरेशन टाइम डिलीवरी का क्या कब होगा, जब सेलर ने क्या कर दिए, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर को डिलीवर कर दिए, भेज दिए, तो यहां से लेके, और बायर ने, है ना, और बायर ने कब ली डिलीवरी, इधर ले ली डिलीवरी, तो यहाँ पीरियड से लेके यहाँ तक, ये वाला पीरियड क्या माना जाएगा आपका, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसिट, कितनी देर रास्ते में था। अब कहते हैं यहाँ पे, ये वेन डज द ट्रांजिट कम टू एंड, अभी ऊपर पड़ा था ना वो जो हक था जब्त करने वाला, कब्जे में रखने, वो कब हक वो खो देगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ऐसे ही अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये वाला हक आप कब खो दोगे, ये वाला हक आप कब खो दोगे, उसके बारे में लिखा हुआ है। कहते हैं, अगर बाहर ने क्या ले ली, डिलीवरी ले ली सामान की, अब आप बताओ, अब क्या रास्ते से रोक के वापस मंगवाया जा सकता है सामान, बताओ, इतने जनरल से पॉइंट है ना, कितना सिंपल है, अगर आप देखो। बोलो जी। जब सामान बंदे के घर पहुंच गया, उसने डिलीवरी दे दी, फिर कहाँ से ये हक रहा, खत्म हो गया वो हक आपका, अब नहीं रहा, खो दिया आपने। या कहते बायर ने क्या की, डिलीवरी ले ली, सामान डेस्टिनेशन या जिस जगह पे पहुंचानी थी उससे पहले ही ना, जैसे यहाँ पर सपोज ट्रांसपोर्टर रास्ते में था, इसने यहाँ पर इसके घर तक पहुंचाना था, बायर ने ना इससे बात करके कहता मैं इधर आ ही रहा हूँ, मैं इस तरह इधर ले लूंगा डिलीवरी, इधर इस जगह पे ले लूंगा, तो डेस्टिनेशन से पहले इधर डिलीवरी ले ली। ठीक है जी, तो कहते हैं अब यहाँ पर क्या होगा, उसका खत्म हो गया सेलर का हक।
राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब आगे देखो, कहते अब यहाँ पे क्या हो गए, अगर गुड्स वगैरह आपने किस में लोड कर दिए, ठीक है, गुड्स जब आपने शिप में लोड कर दिए, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वेयर द करियर और अदर बेली एक्नॉलेजेस टू बायर दैट ही होल्ड्स द गुड्स, ये सारे सिमिलर कुछ ना कुछ बीच में पॉइंट हम पीछे करके आ चुके हैं। कहते अगर कोई बंदे ने, जैसे इधर ट्रांसपोर्टर था ना ऊपर एग्जाम्पल में, यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्टर है ना, जो ट्रक वाला ड्राइवर है, या अगर हम शिप के थ्रू भेज रहे हैं, ठीक है, या अगर कोई बेली है जो आगे भेजेगा बायर को, उनमें से किसी ने भी क्या कर दिया, एक्नॉलेज कर दिया, बता दिया बायर को कि आपके ना गुड्स हमारे पास है, ठीक है जी, तो दैट ही होल्ड्स द गुड्स एज सून एज द गुड्स आर लोडेड ऑन द शिप। जैसे ही ट्रक में लोड हो गया, शिप में लोड हो गए, और ये बोल देता है बायर को, ये बंदे बोल देते हैं आपका सामान हमारे पास है, हम लेकर आ रहे हैं, तो वो सेलर क्या कर देता है, उसका हक ये खो देता है, ठीक है, खत्म हो जाता है, कम्स टू एन एंड, फिर नहीं रोक सकता वो। अनलेस आगे क्या लिखा है, सेलर हैज रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। अगर तो उसने, सेलर ने बोला है कि उसको सामान तभी देना है, हाथ में डिलीवर तभी करना है अगर वो पैसा देगा, एक हाथ दे एक हाथ दे, अगर ऐसा कुछ बोला है तो वैसे होगा, अगर कुछ नहीं बोला तो उसका वो हक खत्म हो जाए। और आगे देखो, कहते अगर यहाँ पर ये जो ट्रांसपोर्टर था जानबूझ के गलत तरीके से रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर गुड्स टू बायर, बायर को मना कर रहे सामान देने से, और ये गलत तरीका है, ठीक है, तो हक खो देगा सेलर का, वो खत्म, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट वाला। वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू कैरियर हायर्ड बाय द बायर, ठीक है, अब यहाँ पे जो सामान भेजा जा रहा है सेलर के द्वारा, जिस बंदे के द्वारा, ठीक है जी, तो वो बंदे या वो जो ट्रक कह लो या शिप कह लो, है ना, वो किसकी थी, वो बायर की थी। कैरियर, ट्रांसपोर्ट, है ना, वो जो व्हीकल था कुछ था, वो किसकी थी, बायर की थी, हायर की, वो भर रहा था किराया, या उसकी थी। और इधर लास्ट में क्या, शिप चार्टर्ड बाय बायर, वो शिप किसकी की गई हुई थी, हायर, बायर के द्वारा, ठीक है, तो अगर बायर की मतलब वो चीज से जा रही है चीज आगे, डिलीवर हो रहा है सामान, तो फिर मतलब बायर की एक तरह से चलेगी, यहाँ पे वो हक फिर खत्म हो जाएगा, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट पर। और इधर एक बीच में क्या बोला हुआ है, वे पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स हैज बीन मेड टू बायर, ट्रांजिट विल कम टू एन एंड फॉर रिमेनिंग गुड्स विच आर येट इन कोर्स ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है, where the part delivery of the goods has been made to buyer, transit will come to an end for the remaining goods which are yet in course of transmission। अब ऊपर भी एक पार्ट डिलीवरी वाला किया था हमने, एक यहाँ पर एक पार्ट डिलीवरी वाला हमने किया इधर। कहते जो सामान आपने भेज दिया, 10 चेयर में से आपने 4 चेयर भेज दी, ठीक है जी, ये ना ऐसा पॉइंट हमने पहले किया था पिछले यूनिट में भी, अगर आपको ध्यान हो, याद है कि हमने किया था कि सपोज 50 चेयर का ऑर्डर आया था, उसने कहा कि 25 भेज रहा हूँ ट्रक में लोड करके, 25 अगले ट्रक में भेज रहा हूँ, जब 25 पहुंच गई ऐसा मान लिया जाएगा कि ये भी बस पहुंच गई फिर। पर अगर यहाँ पर सेलर ने बोला कि 25 का एक ट्रक भेजो और बाकी अभी बनी नहीं है, याद है हमने किया था पीछे वाले यूनिट में। हाँ जी बोलो जी, हाँ जी बोलो बोलो हाँ बच्चों। जी मैम। समझे इधर तरुण शशि, Yes, ma'am. ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इफेक्टेड, ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या असर होता है, मतलब हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इफेक्टेड, मतलब कैसे होता है ये, मतलब इफेक्ट, इसका असर कैसे होता है, ठीक है, मतलब अगर हम गुड्स रास्ते से वापस मंगवा रहे हैं, ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल पोजेशन, ठीक है, यहाँ पर जो सेलर होगा वो क्या कर लेगा, वापस सामान मंगवा रहा है ताकि वो क्या ले ले, फिर से गुड्स की एक्चुअल पोजेशन ले ले, उसके पास आ जाए सामान, ठीक है, और बाय गिविंग नोटिस ऑफ हिज क्लेम टू कैरियर और अदर बेल वेयर पोजेशन ऑफ गुड्स आर, मतलब एक तरह से जो हम कह नहीं रहे, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, उसका असर कब होगा, जब सामान वो वापस आ गया और गुड्स किसके एक्चुअल पोजीशन में आ गए, सेलर के पोजीशन में आ गए, ठीक है जी, और यहाँ पर ये आप क्या दे रहे हो, नोटिस वगैरह भेज रहे हो, ये देखो सेकंड पॉइंट आ गया नोटिस, वे नोटिस ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट गिवन बाय सेलर टू कैरियर और अदर बेली, ही शैल रीडिलीवर द गुड्स अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, एक्सपेंसेस सेलर बॉन्ड करेगा। या तो कहते सामान आपने रास्ते से रोक के वापस अपने पास में गए, एक्चुअल पोजेशन, ठीक है, या आपने क्या दे दिया,
नोटिस भेजा किसको, वो कैरियर को या ट्रांसपोर्टर को। ठीक है, नोटिस भेजा या बता दिया या बोल दिया। क्या बोल दिया उसको कि भाई तू सामान उसको ना बायर के घर मत पहुंचाइयो, मत डिलीवर करियो। ठीक है, जो भी रीजन है वो बता देगा अपना। ठीक है, तो यहाँ पर वो सेलर क्या करता है, वो ट्रांसपोर्टर को फटाफट बोल देता है नोटिस। नोटिस मतलब बताना, नोटिस भेजेगा उसको कि भाई सामान मत पहुंचाइयो, उसको डिलीवर मत करियो। ठीक है, नोटिस गिवन बाय सेलर टू कैरी और अदर बेल इन पोजेशन, ही शैल रीडिलीवर गुड्स अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ सेलर। ठीक है, तो उनको बोलेगा सेलर कि सामान उनको मत डिलीवर करियो, मेरे को वापस दे दो। ठीक है, तो ये समरी है यहाँ पर देखो। स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या असर कैसे होता है, या तो सेलर क्या ले लेता है, सामान वापस अपने एक्चुअल पोजेशन में ले लेता है। ठीक है, या दूसरा, इधर क्या था, नोटिस भेजा जाता है इधर वो ट्रांसपोर्टर को कि भाई तू सामान मत डिलीवर करियो आगे बायर को, है ना, वो बताता है सेलर कि तू मेरे को भेज दे सामान। तो ये ऐसे यहाँ पर इसका इफेक्ट होता है। हाँ जी, समझ आया जी, बोलो जी बोलो। हाँ जी मैम ये कैरियर और ट्रांसपोर्टर में डिफरेंस क्या हुआ? ये पता है क्या, ट्रांसपोर्टर वन ऑफ द वेज है फॉर कैरिंग द गुड्स। ठीक है, अब कैरियर क्या है, एक तरीका है, मतलब जैसे आप ना गुड्स को कैरी, मतलब कैरियर कहाँ से बने, कैरी वे करना, ऑफ सामान भेजना। ट्रांसपोर्ट, जिसमें हाँ हाँ रोड से लेके जा रहे हैं या पोर्ट से हाँ लेके हाँ जा रहे हाँ, हैं। बिल्कुल, एक जगह से दूसरी जगह हम सामान कैरी करके लेके जा रहे हैं, कैरियर, है ना। तो अब ना जब वो शिप वाली चीज आ जाती है तो वहां पर वो चार्टर्ड बाय शिप ये वाली टर्म्स वगैरह यूज आती है। कैरियर बेसिकली ना उसमें एक तरीका हो सकता है बाय कार, बाय ट्रक, एक वो टेम्पो भी होता है, बहुत सारे ये ट्रांसपोर्ट वाली चीजें होती हैं। ठीक है, तो मैंने ट्रांसपोर्ट ट्रक बेसिकली वो बड़े बड़ी जो हैवी चीजें होती हैं उसके लिए यूज किया जाता है। छोटी मोटी चीजों के लिए वो देखो ऑटो रिक्शा या टेम्पो में भी चला जाता है ना। तो कैरियर मतलब जैसे सामान जिस मोड से भेजना, वो चीज है कैरी करना सामान। अब उसमें बाय रोड भी हो सकता है। ठीक है, अब वो शिप बाय वाटर भेजना तो वो शिप हो जाएगा। ठीक है, बाय एयर वो प्लेन लिखा होगा, वो अगर वैसे मोड, तो मोड है, कैरियर मीन्स मोड ऑफ सेंडिंग गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर। ठीक है, और इसमें मतलब बेसिकली कैरियर ज्यादा वर्ड हम यूज इसलिए करते हैं जैसे जब वो रोड वगैरह के थ्रू अगर भेजना हो। ठीक है जी, समझ आ गया। यस मैम। ठीक है, तो ये चीज है। हाँ जी, हमने ना दो तरह के हक के बारे में पढ़ लिया। दो तरह के हक के बारे में पढ़ लिया हमने। कौन सा, वो जब्त करके रखने वाला सामान अगर हमारे पास है। दूसरा, अगर भेज दिया वापस मंगवा लेंगे। और ऊपर देखा वापस कैसे मंगवा लेंगे, उसको बोलेंगे कि भाई तू सामान डिलीवर ना करियो, उसको वही रोक लगा दे। ठीक है, और अपने पास सामान वापस मंगवा लेगा एक्चुअल पोजेशन। ठीक है, ये चीज है डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट ऑफ लियन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। और अगर आप ऊपर इधर देखोगे, इधर भी हमने देखा था ना, ये देखो, एक आपका इधर भी पॉइंट क्लियर होगा शशि, जैसे इधर कैरियर लिखा हुआ है, सेम पॉइंट में इधर शिप का लिख दिया। ठीक है, शिप का प्लेन का वो अलग से मेंशन होगा। यहाँ पे कैरियर में ना जैसे कार, है ना, वो ट्रक, टेम्पू, ठीक है, ऑटो रिक्शा, वो सारी चीजें इसमें मेन जा सकती हैं पर। चल, अच्छा आप मुझे ये डिस्टिंक्शन बता सकते हो दोनों हक में, मेजर क्या डिफरेंस है दोनों हक में, राइट ऑफ वे, राइट ऑफ स्टॉपेज, बता सकते हो क्या? हम्म, क्या मेजर हक है यहाँ पर? राइट ऑफ राइट ऑफ लेन में तो हाँ हाँ, बोलो पोजीशन आ बोलो। जाता है, और जो राइट ऑफ स्टॉपेज है उसमें दोबारा से हम अपनी पोजीशन रीगेन कर लेते हैं। राइट ऑफ बिल्कुल, लिंक यहाँ सिर्फ बिल बिल्कुल पोजेशन है राइट ऑफ लियन में, रिटेन करके रखते हैं, अपने पास ही रखते हैं, भेजते नहीं आगे। पर उसमें राइट ऑफ स्टॉपेज एंड में वो चली जाती है पोजेशन हमारे से, पार्ट वी पार्टेड विद पोजेशन, उसको वापस से रीगेन करते हैं। ठीक है, ये था हमारा, मतलब ये देखो यहाँ पे छूटा है पार्टेड, सेकंड वाले में क्या था कि आपने पार्ट कर लिया, भेज दिया, और वो राइट ऑफ लियन में आपको जरूरत नहीं है उसको रीगेन करने की, ये था। राइट ऑफ लियन कहते हैं कब हम एक्सेस कर सकते हैं, इवन व्हेन बायर इज नॉट इंसॉल्वेंट। ठीक है, पर वो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट रोक तभी लगा सकते हैं रास्ते में अगर वो क्या हो गया, दिवाला निकल। राइट ऑफ स्टॉपेज इन बिगिंस विद व्हेन राइट ऑफ लियन एंड्स। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब वो जब्त करने वाली जो हक है वो आपका खत्म हो जाता है तब राइट टू स्टॉपेज शुरू होता है। इसका दूसरा तरीका क्या है समझने का,
राइट ऑफ लियन में क्या था, हमारे पास पोजेशन है, अब हमारे पास नहीं है मतलब चली गई हमारे से, वो क्या हो गया, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का आ गया फिर हक। पहला हक होता है राइट ऑफ लियन का, फिर दूसरा आ जाता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का। और कब खत्म होगा राइट ऑफ लियन, ठीक है, जब हमारी पोजेशन से चला जाता है सामान। और यहाँ पे कब खत्म होता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, जब बायर तक पहुंच जाता है सामान। तो ये थे जनरल से, अगर इनका कॉन्सेप्ट पता है तो अंदर की ये जो डिफरेंस है इजीली हम बना सकते। ठीक है जी, अब आगे देखो, इफेक्ट ऑफ सबसेल ऑफ प्लेज बाय बायर। ठीक है, कहते हैं अगर यहाँ पर बायर क्या कर देता है, अगर सामान अपना आगे बेच देता है किसी को या प्लेज कर देता है, ठीक है जी, मतलब उसके बदले में अब कुछ पैसा ले लिया गिरवी रख के ना, वो सब चीजें, और बायर से उसने सेलर से अभी सहमति नहीं ली, ठीक है, मतलब बायर ने सेलर ने क्या किया था, बायर को सामान भेज दिया, इसने पैसे तो दिए नहीं इसको, पैसे दिए नहीं इसको, बायर ने वो गुड्स को क्या किया, या तो सेल कर दिया या क्या कर दिया, प्लेज कर दिया, मतलब गिरवी रख के कुछ पैसा पूसा ले लिया, और सेलर से बिना पूछे आगे कर दिया। तो कहते चाहे बायर ने बेच दिया या प्लेज कर दिया, इसका सेलर के हक के ऊपर कोई चेंज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो राइट ऑफ लियन है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट वाला हक है, वो मिलेगा उसको सेलर, ये लिखो। अब यहाँ पे कहते कुछ एक्सेप्शंस हैं जब अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लियन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट आर डिफिक्टेड। जो हमने तीन में से दो हक पढ़ लिए, राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, कहते ये वाले हक से रिलेटेड है ना, कहते कुछ एक्सेप्शंस है जब ये दो हक क्या हो जाते हैं, एक्सेप्शन वे दीज टू राइट्स आर डिफीटेड, ये दो हक चलते नहीं है, काम नहीं करते, सेलर को नहीं मिलती है दो हक, कब ये खत्म हो जाते हैं, इसका पर्पस खत्म हो जाता है ये हक का। तो कुछ एक्सेप्शंस दे रखी हैं, कहते हैं अगर सेलर ने खुद बायर को बोला है, नहीं बोला नहीं मतलब सहमति दे दी बायर को कि तू क्या कर, ठीक है, बायर ने ऊपर ये देखो ये था ना, बायर ने सेल कर दी सेलर की बिना सहमति से। तो पर अगर इसी एग्जांपल में मैं आपको बस थोड़ा सा चेंज करके बताऊं कि सेलर ने क्या कर दिया, सामान दे दिया, बायर ने पैसे नहीं दिए अभी, ठीक है जी, और बायर ने क्या कर दिया, सेल सूल कर दिया, और सेलर ने क्या कर दिया, अपनी सहमति दे दी कि कोई ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप बताओ तब फिर ये हक रहेगा इसका, राइट ऑफ लियन का, स्टॉपेज इन ट्रांजिट का, जब सेलर खुद हाँ बोल रहा है कि कोई बात नहीं, बेच दिया तो बेच दी, बोलो जी, फिर रहेगा ये हक, बोलो, नहीं बोलो जी। रहेगा। बिल्कुल, तो कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए कि एक वर्ड से ही समझ आ जाए बस, कि सेलर ने खुद सहमति दे दी उसको बायर, कि तू जैसे मर्जी ये गुड्स को डील कर, गिरवी रख, सेल कर, जैसे मर्जी कर। और दूसरा, वो जो गुड्स से रिलेटेड जो भी कागज पत्तर थे, डॉक्यूमेंट्स थे, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स थे, ठीक है, वो सारे कागज सेलर ने बायर को दे दी थी, और बायर ने आगे किसी और थर्ड पर्सन को वो सामान दे दिया था, और डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल भी, सब डॉक्यूमेंट्स उसको दे दिए थे, ठीक है, मतलब ये देखो सेलर ने परचेजर को दिया सामान, और परचेजर ने एक और तीसरे बंदे को सामान दे दिया ये, ठीक है, और साथ में डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल भी भेज दिए, जो वो गुड से रिलेटेड जो हक वाले कागज थे वो भी भेज दिए। और ये तीसरी पार्टी ने क्या किया, और ये देखो ये तो अनपेड सेलर था ही, अनपेड सेलर, और इसने इसका पैसा नहीं दिया था अभी। पर तीसरी पार्टी की आप बताओ कोई गलती है इसमें, कि अगर परचेजर ने इसका पैसा नहीं दिया, या मतलब ये तो इनोसेंट बंदा था, इसने गुड फेथ में ये सामान खरीदा था। तो कहते हैं अगर ये जो तीसरा बंदा है इसने गुड फेथ में सामान खरीदा है ये वाले परचेजर से, बायर से, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, वो वैलिड रहेगा, ठीक है जी, और फिर ये हक क्या हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, डिफीट हो जाएंगे, ठीक है, चाहे सेल के थ्रू आपने बेचा, चाहे यहाँ पर बायर ने क्या किया, सेल, ठीक है, या क्या किया, प्लेज किया, ऊपर हमने पढ़ा था ना सेल या प्लेज, यहाँ पे भी पढ़ा था, बेच दिया या गिरवी रख दी, ठीक है, इन केसेस में क्या हो जाएगा, उसका हक ये खत्म हो जाए। हाँ जी, समझ आया बच्चों ये, बोलो जी बोलो। हाँ जी। ठीक है, और इधर लास्ट में क्या दियो, कहते हैं ये बेशक आप ये जो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट वाला हक यूज कर रहे हैं अनपेड सेलर, पर इससे ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वो कैंसिल नहीं होगा,
इसका ये मतलब नहीं कि आपका वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया या कैंसिल हो गया। अगर आप रास्ते से सामान वापस मंगवा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपका क्या हो गया, आपका ये खत्म हो गया, कैंसिल हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स इन फोर्स, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है। एंड बायर कैन आस्क फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स और पेमेंट ऑफ प्राइस। ये किया था ना, सेलर ने सामान भेजा वो कैरियर को, ट्रांसपोर्टर को, ठीक है, और इसने बायर को पहुंचाना था, इसने पैसे नहीं दिए, इसने फोन मार के वापस मंगवा लिया सामान। कॉन्ट्रैक्ट अभी भी जिंदा है, वैलिड है। जिस दिन ये पूरे पैसे दे देगा ये सामान फिर इसके पास चला जाएगा, ये लिखा हो। सिंपल जनरल सी बातें हैं बिल्कुल। अब हम कहाँ पे आते हैं, अपने ना तीसरे हक के ऊपर आते हैं। तीसरे हक के ऊपर अब हम आते हैं। तीसरा हक कौन सा है हमारा? एक हक हमने कौन सा किया था, उबर, जब्त करके रखने वाला, अपने पास रख लेगा, राइट ऑफ वे। दूसरा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रास्ते में चले गए वहां से रोक के अपने पास मंगवा लिया। अब हम तीसरा हक पढ़ रहे हैं, कौन सा? राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ रीसेल, सेल किए हुए गुड्स को फिर से सेल कर देगा सेलर, पैसा रिकवर करने के लिए, क्योंकि जो पहले सेल की उससे तो पैसे आए नहीं, तो वो बिके हुए गुड्स को बेच देगा। ठीक है, तो ये एक हक है हमारा। हाँ जी, अब ये कब एक्सरसाइज हो सकता है या इसकी कंडीशंस क्या है एक्सरसाइज करने की? ये वाला कहते हैं अगर गुड्स के पेरिशेबल नेचर के हैं, देखो पड़े पड़े खराब हो रहे हैं वो सामान, और ना पैसा दे रहा है वो बायर। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं अगर सामान वो पेरिशेबल नेचर का, गलने वाला, खराब होने वाली नेचर का है, इन सच के बायर नीड नॉट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द इंटेंशन ऑफ रीसेल। कहते सेलर को ना फिर बायर को बताने नहीं की जरूरत नहीं है, ना पूछने की जरूरत है ना बताने की जरूरत है। उसको क्या बोलते हैं, नोटिस भेजना बायर को। सेलर खुद से ही, देखो अब आप खुद देखो सामान गल रहा है, खराब हो रहा है, ना बायर खा पाएगा ना उसकी फैमिली, ना वो आगे बेच पाएगा। तो इसकी इसमें भलाई है, समझदारी है कि आप खुद ही बेच दो इसको। अगर भेजोगे तो वो तो और खराब हो जाएंगे। तो कहते हैं इसमें ना बताने की जरूरत नहीं बायर को, अंडरस्टूड ही है चीज खराब होने वाली है, गलने वाली है, तो इसको बेच दो टाइम से पहले ही, ठीक टाइम पे। पर कहते हैं अब वेयर ही गिव्स नोटिस टू बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल द गुड्स। कहते हैं अब दूसरा केस ऐसा है जब सेलर ने ना बायर को बोला कि मैं ना ये सामान बेच दूंगा, ठीक है, मतलब वो अपनी इंटेंशन बता रहा है कि ये सामान ना मैं रीसेल कर दूं। ठीक है, कहते हैं अब ना ये क्या किया, बायर को पता है, अब सेलर ने क्या किया, बायर को बता दिया कि भाई तू मेरे पैसे नहीं ना दे रहा, मैं ये सामान बेच दूंगा। और अब बायर विद इन रीजनेबल टाइम फेल हो गया पैसे देने से। ठीक है, सेलर ने ना देखो सामान भेजा था, ठीक है जी, और ये क्या कर रहा था, मतलब यहाँ पे डील हो गई थी ना, सेल की डील हो गई थी, गुड्स पड़े थे इसके पास, ये पैसे नहीं देने में आ रहा था। इसने इसको बताया कि भाई ये जो सामान है ना मैं इसको बेचने लगा हूँ फिर, अगर तू पैसे नहीं दे रहा। और बायर ने रीजनेबल टाइम निकल गया, पैसे दिए ही नहीं। अब इसके पास ये हक आ जाता है क्या, ये सामान किसी और को सेल करके पैसे रिकवर कर। ठीक है जी, और उस चक्कर में सेलर का और क्या हक है, भाई जो भी है ना, कम ज्यादा मतलब रिकवर द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड सेल प्राइस फ्रॉम ओरिजिनल बायर्स और डैमेजेस। अगर सेल करके पैसे कम रिकवर हुए और जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था वो डिफरेंस भी क्लेम कर सकता है ये सेलर, किससे, ये वाले बायर से। ठीक है, और अगर ज्यादा के बेच दिए ये वाली अमाउंट से, तो वो जो प्रॉफिट है ये खुद रखेगा अपने पास, वो नहीं देगा उस, ये लिखा हुआ है। हाँ जी, समझ आया ये चीज, बोलो जी बोलो। हाँ जी। ठीक है, चलो बात। कहते वेर एन अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट रीसेल्स द गुड्स। कहते अगर वो जो अनपेड सेलर था जिसको पैसा नहीं मिला था, अगर उसने क्या किया, ठीक है, एक्सरसाइज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक है, रीसेल्स द गुड्स। अब यहाँ पे क्या लिखे है, कहते सब्सिक्वेंट बायर रिक्वायर्स गुड टाइट देयर ऑफ एज अगेंस्ट ओरिजिनल बायर डिस्पाइट द फैक्ट दैट नोटिस ऑफ रीसेल हैज नॉट बीन गिवन बाय सेलर टू ओरिजिनल बायर। क्या लिखा हो यहाँ पे, वही गुड फेथ वाला। अगर किसी बंदे ने ईमानदारी से सामान खरीदा, ये वाला, ये जो ऊपर लिखे ना, हक आ जाता है सेलर के पास रीसेल करने का। ठीक है जी, कब आ जाता है हक, अगर सेलर ने इधर बताया हो बायर,
मैं बेचने लगा हूँ, पैसे नहीं दे, और वो तब भी नहीं दे रहा रीजनेबल टाइम, तो फिर बेच सकता है सेल। ठीक है, और ऊपर कब बताने की जरूरत नहीं है अगर पेरिशेबल नेचर के हैं। और अब नीचे ये लिखा है, कहते अगर ये जो अनपेड सेलर था इसने किसी और को बेचा, ठीक है, और वो बंदे ने ईमानदारी से गुड फेथ में खरीदा, ठीक है जी, और देखो सपोज अनपेड सेलर ने ना, वो जो ओरिजिनल बायर था, ये देखो, ये पढ़ो अच्छे से, सेलर था और ये बायर था, इनके बीच में सेल हुई, सामान पड़ा है इसके पास, इसने पैसे नहीं दिए, पैसा नहीं दिया। अब ये सेलर ना इसको बताता है, ठीक है जी, कि मैं बेचने लगा हूं, पैसे दे दे, और ये इसने पैसे नहीं दिए, तो ये क्या कर देगा, बेच देगा। अब इसी का ही सेकंड पार्ट सुन लो। अब सेलर ने ना, सेलर के पास जो सामान पड़ा है, ये पैसे दे नहीं रहा, सेलर ने अब बताया नहीं बायर को कि मैं बेचने लगा हूँ, सेलर ने ना खुद ही ये जो सामान था ना, ये सामान किसी सी को दे दिया, बेच दिया, बिना बी को इन्फॉर्म किए, जो कि उसको करना चाहिए था, पर उसने किया नहीं। पर क्या कह, आप बताओ, सी जो इनोसेंट बायर था, उसकी क्या गलती इसमें? उसने तो गुड फेथ में खरीदा। अब चाहे सेलर इसको बताए या ना बताए, क्या फर्क पड़ता है, इसको गुड टाइटल मिलेगा, ये लिख। समझ आया बच्चों ये चीज? बोलो जी, हाँ बोलो जी, जी। बोलो। अब आगे के लिए, रीसेल बाय द सेलर बाय राइट ऑफ रीसेल एक्सप्रेसली रिजर्व्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अच्छा, अब इसमें क्या लिखा है, कहते जब सेलर और बायर के बीच में वो जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा था सेल का, उसमें उन्होंने वो लिखे होते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशन, या पूरा प्रॉपर वो लिखा होता है उसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या है चीजें, क्या क्या नहीं। और उसमें एक टर्म लिखी हुई थी कि अगर बायर सेलर के पैसे ना दे तो सेलर के पास क्या हक हो जाता है, रीसेल करने का, सामान बेचने का, बेचने का वो हक आ जाता है सेलर के पास। तो अब आप बताओ, क्या सेलर को इस केस में बताने की जरूरत है बेचने से पहले, जब अगर बायर ना दे पैसे? बताओ जरा, बोलो जी। जब वहां पे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, तब जरूरत है नोटिस भेजने की या पूछने की या बताने की उसको? बोलो जी। नहीं मैम। नहीं मैम। नहीं, बस ये लिखा हुआ है। और आगे देखो यहाँ, वेयर प्रॉपर्टी इन गुड हैज नॉट पास टू बायर, कहते अगर जो हक था मालिक वाला, वो बायर के पास नहीं गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो अनपेड सेलर है ना, इन एडिशन टू रेमेडीज अ राइट ऑफ विद होल्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, दिस राइट इज सिमिलर टू लियन एंड इज कॉल्ड क्वाजी लियन, दिस इज द एडिशनल राइट यूज इन केस ऑफ अग्रीमेंट टू सेल। सिंपल ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कहते हैं कि अगर आपका जो हक है गुड्स का, ओनरशिप वाला, मालिक वाला जो हक है, अभी बायर को ट्रांसफर नहीं हुआ वो वाला हक, कहते बाकी ऊपर दिए सब तो हक मिलेंगे, ठीक है, आप वो डिलीवरी पे रोक लगा सकते हो। अगर वो मालिक वाला हक नहीं अभी ट्रांसफर हुआ, तो आप सामान भी डिलीवर करने पे रोक लगा सकते हो, ठीक है, कि अभी नहीं कर रहे हैं हम, विद होल्ड करके रख सकते हैं, रोक लगा सकते हैं, अभी डिलीवर नहीं कर, ठीक है जी, विच इज सिमिलर टू लियन। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक आया समझ में? इधर हो गए हमारे वो तीन हक, राइट ऑफ लियन, राइट टू स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, फिर राइट टू रीसेल गुड्स। तो ये तीन हक हमने यहाँ पर कर लिया, जो कि मेन ये पॉइंट था हमारा इस यूनिट का। हाँ जी, समझ आया? बोलो जी, बोलो। हाँ जी मैम। ठीक है, अब बिल्कुल छोटा सा पार्ट रह गया है हमारा। ऊपर हमने पढ़ी है मेन चीजें, तीन हक जो अनपेड सेलर को मिलते थे अगेंस्ट द गुड्स, गुड्स के प्रति जो हक था। अब हक के सेलर को मिल रहा बायर के प्रति क्या हक है, ठीक है, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली। अगर भाई वो क्या होता है, ब्रीच ऑफ सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो जो कॉन्ट्रैक्ट था उसकी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऊपर है हक वो तो मिलते ही मिलते हैं, और क्या एडिशनल हक मिल जाते हैं पर्सनली, राइट्स इन पर्सोना, मतलब पर्सनली आपको और क्या हक मिलते हैं अगेंस्ट द बायर, ऊपर तो है ही है हक जो है, और क्या हक मिलता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, सूट फॉर प्राइस, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, जब प्रॉपर्टी या जो ओनरशिप है अगर क्या होगी, ट्रांसफर होगी, ठीक है, और बायर पैसे देने से मना करे, तो सेलर क्या कर सकता है, केस कर सकता है, केस करके मांग सकता है पैसे, सूट फॉर प्राइस, देखो केस, सूट मतलब यहाँ पे केस कुछ करना पैसे मांगने की। और दूसरा, कहते अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पैसे देने थे,
डिलीवरी अभी यहाँ पर हो नहीं रखी और वो पैसे देने से मना कर रहे हो और प्रॉपर्टी ओनरशिप वाले हक भी अभी तक नहीं हुए ट्रांसफर, तब भी सेलर के पास हक आ जाते क्या करने का, केस करने। तो चाहे प्रॉपर्टी या ओनरशिप राइट्स ट्रांसफर हो गए बायर के पास या नहीं हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पैसे नहीं मिले सेलर को अपने सामान के, तो सेलर का हक है केस करके पैसे रिकवर। बस ये लिख, आगे क्या लिखा है, सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जानबूझ के लापरवाही यूज करके या रॉन्गफुल मैनर में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेलर सामान भेज रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा सामान, या सामान ले लिया, ठीक है, तो पैसे नहीं दे रहा, तो इस केस में भी जो भी नुकसान पहुंचता है सेलर को डिलीवरी ना लेने के चक्कर में या पैसे ना देने के चक्कर में, सेलर वो जो नुकसान पहुंचा उसको वो डैमेजेस क्लेम करने के लिए भी केस कर सकते, ये लिखा। आगे चल के रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। अब यहाँ पे अगर बायर क्या करता है, डिलीवरी डेट से पहले ही क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है, तो सेलर क्या कर सकता है, भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने की वजह से उसको क्या पहुंचा है, नुकसान हुआ है, ठीक है जी, तो वो क्या कर सकता है, केस करके अपने डैमेजेस वगैरह क्लेम कर सकता है, ये लिखा हो। और क्या लिखा है, सूट फॉर इंटरेस्ट। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अब अगर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक अग्रीमेंट था सेलर और बायर में एज टू इंटरेस्ट ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स फ्रॉम डेट ऑन विच पेमेंट बिकम्स ड्यू। ठीक है, अगर कहते हैं अगर कोई अग्रीमेंट था ना सेलर और बायर के बीच में, किस चीज को रिलेटेड, कि अगर भाई लेट हुई पेमेंट तो ब्याज समेत पैसे मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर वो ब्याज वो इंटरेस्ट अमाउंट रिकवर करने के लिए क्या कर सकता है, अपना केस कर सकता है, ये लिखा हो। कहते हैं अगर कोई स्पेसिफिक अग्रीमेंट नहीं था, seller may charge interest on the price when it becomes due from such day as may he notify to the buyer। कहते जिस दिन वहां पर पेमेंट आपकी ड्यू हो गई थी, वैसे तो तब से बनता है अगर आपका कुछ अग्रीमेंट था, अगर नहीं है तो सेलर बता देगा बायर कि मैं ये इस दिन से कर रहा हूं। यहाँ पे आपको मैंने बताया भी था, इंटरेस्ट टू प्राइस कितना था, इंटरेस्ट रेट कितना है, और कितने दिनों का निकालेंगे डेट ऑफ पेमेंट से, जिस दिन कर दिया, ठीक है, मतलब ड्यू डेट थी जो पे करने की, और जिस दिन आपने पे कर दिया, ये वाला पीरियड काउंट करेंगे, उतने दिनों का आपको ब्याज भी मिल जाए। तो सिंपल है, देखो अगर देखो इधर केस किस किस चीज के लिए कर सकते हैं, पैसे मांगने के लिए, नुकसान जो है वो मांगने के लिए, कैंसिल करके कॉन्ट्रैक्ट कुछ नुकसान है वो मांगने के लिए, और ब्याज मांगने के लिए, सिंपल। हाँ जी, ये समझ आ गया आपको, बोलो जी। हाँ यस जी। मैम। ठीक है जी, चलो अब आगे क्या है, ऊपर तो हमने हक पढ़ लिए, क्या, सेलर के हक पढ़ लिए हमने, अनपेड जो रो रहा है बेचारा कि पैसे नहीं मिले, राइट ऑफ लियन, राइट टू स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, है ना, फिर वो तीसरा क्या था, रीसेल करना गुड्स, ये गुड्स के प्रति था, फिर उसके साथ एडिशनल उसके कुछ पर्सनल हक भी थे, वो केस कर सकता है प्राइस मांगने के लिए, है ना, कि मेरा पैसा दो, ब्याज मांगने के लिए, या जो भी उसका नुकसान है वो मांगने के लिए, या अगर कॉन्ट्रैक्ट जल्दी कैंसिल हो गया, उसका जो था नुकसान हुआ तो वो भरपाई मांगने के लिए। तो यहाँ पर ये 4 पॉइंट्स हमने सिमिलर हैं, देखो 2 मिनट का काम नहीं होता अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। अब हम किसके बारे में पढ़ने लगे, अब रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट सेलर, सेलर के बारे में बहुत पढ़ लिया भाई, अब बायर के बारे में पढ़ो, कहते कहते रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। अच्छा, कहते हैं अब यहाँ पे बायर को क्यों हक दिया जा रहा है, किस खुशी में, कहते ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर। भाई अगर कुछ यहाँ पे नाइंसाफी सेलर के साथ हो रही है, क्या पता बायर के साथ भी कुछ हो रही हो, ऐसी कौन सी नाइंसाफी, कहते यहाँ पर सेलर ने और बायर ने जो डील की थी, कॉन्ट्रैक्ट सेल किया था, यहाँ पर जो सेलर था डिलीवर नहीं कर पाया सामान टाइमली, ठीक है, सामान नहीं डिलीवर कर पाया बायर को, जिस टाइम पे बोला था या जिस तरीके से बोला था वैसे नहीं कर पाया डिलीवर, या उसने क्या कर दिया, रेप्यूटेट द कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिल ही कर दिया उसने सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट, अभी ऊपर किया था बायर ने कर दिया, अब यहाँ पे अब बारी किसकी आ रही है, बायर। ठीक है, इधर से अब बायर के टर्म्स, बायर के फेवर में चीजें देखते हैं, ऊपर हमने सेलर के फेवर में देखा, डिलीवर नॉन कंफर्मिंग गुड्स एंड बायर रिजेक्ट्स एंड रिवोक्स एक्सेप्टेंस। ठीक है, या अगर सामान भेजा ठीक नहीं भेजा, सामान जो बोला था वो नहीं भेजा,
और बायर ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया सामान, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया सामान। ठीक है, तो यहाँ पर ये हरकतें किसने की है, सेलर ने। या तो सामान भेजा नहीं टाइम पे, ठीक है, या जैसे बोला था वैसे नहीं भेजा, जिस मैनर में या जिस टाइम पे बोला उस पे नहीं भेजा, या उसने कैंसिल ही कर दिया, या डिलीवर नहीं किया, या कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया, या अगर डिलीवर किया तो गुड्स ठीक नहीं भेजे जो बोले थे बायर ने, और बायर ने रिजेक्ट कर दिए और एक्सेप्ट करने से मना कर, ये गड़बड़ की है सेलर। तो अब यहाँ पे क्या हक आ जाते हैं बायर के पास, तो ये हक आते हैं अब यहाँ पर बायर के पास, जिसके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, अंदर का ना पढ़ने की जरूरत नहीं रहती जब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है। देखो एक बार, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। ठीक है, यहाँ पर लापरवाही से, गलत तरीके से आप क्या कर रहे हो, मना कर रहे हो डिलीवर करने से। ठीक है, और उसको कुछ नुकसान पहुंचता है बायर को, तो अब यहाँ उसकी बारी है बायर की केस करने की, केस कर सकता है, हक है उसका, केस करके जो भी उसका नुकसान हुआ सेलर से क्लेम कर सकता। फिर आगे क्या देखो, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात हो रही है अब यहाँ पर। ठीक है, अच्छा इसका मतलब बता सकते हो, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? हाँ जी, एनीवन, बोलो जी बोलो। वो जो डील जो कमिट कर रखी है बायर ने। बिल्कुल, बायर ने नहीं, मतलब जो भी पहले से सेलर और डेडिकेटेड बायर ने गुड्स की डिसाइड कोई। किया था। हाँ हाँ हाँ, है ना, मतलब जो भी सेलर ने कमिट किया कि मैं सामान दूंगा, है ना, ये सब चीजें करनी है, तो ये वाली चीजें, है ना। तो यहाँ पर देखो, अगर गुड्स थे असर्टन या स्पेसिफिक आइडेंटिफाई हो पा रहे थे, ठीक है जी, तो यहाँ पे कहते हैं कौन सी कंडीशन में एक्सरसाइज की जा सकती है। अब इसको ना दो बहुत सारे मैनर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कि हाउ कैन दिस बी एक्सरसाइज, या व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एक्सरसाइजिंग इट, है ना, ये चीजें पूछ सकते हैं। तो कहते हैं अगर तो सेल है आइडेंटिफाइबल गुड्स की, स्पेसिफिक है सर्टेन गुड्स की, ठीक है, और ये पावर कोर्ट को किसने दे रखी है यहाँ पर, कौन से एक्ट के, कौन से कानून के थे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। ठीक है, और जिसमें बोला है, ठीक है, इसमें पास द कोर्ट टू ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में डैमेजेस वुड नॉट बी एन एडुकेट रेमेडी। ऊपर देखो ये जो था, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, सेलर ने यहाँ सामान नहीं भेजा, जो नुकसान था सेल यहाँ पर बायर ने क्लेम कर दिया केस कर। पर अब यहाँ पर क्या लिखे सेकंड पॉइंट में, कहते वो चीज ऐसी थी कि वो सेलर ही कर सकता है। सपोज यहाँ पर क्या था कि डील हुई कि वो कुछ पेंटिंग बना के देगा जिसमें उसका स्किल यूज होना था, है ना, तो फिर वो कोई और तो नहीं कर सकता था ना। ठीक है, अब वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इसमें ना अगर वो बोले कि अगर नुकसान है क्लेम ले लो आप डैमेजेस का, तो कहते जब वो चीज सफिशिएंट ही नहीं है यहाँ पे कि डैमेजेस या नुकसान जो है वो आप क्लेम करके चीज कर सकते हो पूरी, कहते हैं यहाँ पे डैमेजेस एक वो हल नहीं है। डैमेजेस एक, डैमेजेस क्लेम करना, नुकसान का क्लेम करना वो रेमेडी नहीं है, वो हल नहीं है। यहाँ लिख सकते हो, क्लेमिंग damages is not the remedy, प्रॉपर रेमेडी नहीं। तो अगर वो ये चीज पूरी होती है तो यहीं पर ही ये चीज पहले वाली ही अपना लेते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर क्या बोला था, यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर दे सकता है उस बंदे को, सेलर को, कि भाई तू काम करके दे, तू कह रहे है कि नुकसान की भरपाई कर देगा, कहते हो ये हल नहीं है इसका, तुझे वो पेंटिंग वुटिंग बना के देनी पड़ेगी, है ना। ये देखो, जब गुड्स के हैं एक स्पेशल नेचर के और अलग तरीके के, ये चीज, ये हमने पेंटिंग वाले एग्जाम्पल किया था। आगे देखो, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको ध्यान हो, हमने पहले वो किया था, वो वारंट कंडीशन वारंटी, है ना, वो वाला चीज किया था। कहते हैं वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ऑन पार्ट ऑफ सेलर, वे बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन ब्रीच ऑफ वारंटी। आपको ध्यान है ना, कंडीशन वो जरूरी चीज थी उसको पूरा करने के लिए, है ना, और वो क्या था, वारंटी था, वो क्या चीज थी वारंटी, वारंटी क्या था? उसमें सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते थे। हाँ, एडिशनल थी ना वो चीज। हाँ, अगर नहीं होती तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकते थे, पर कंडीशन नहीं होती पूरी तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो जाता, ये था है ना। तो कहते द बायर इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सच ब्रीच ऑफ वारंटी। कहते अगर कोई ऐसी चीज है कि मतलब सेलर ने क्या नहीं चीज पूरी की, कंडीशन जो थी मेन वो तो पूरी कर दी उसने,
पर जो वारंटी थी ना, जो एडिशनल चीज थी, वो नहीं पूरी की सेलर। या दूसरी चीज, बायर ने क्या ट्रीट कर लिया, कंडीशन वाली चीज को क्या ट्रीट कर लिया, एज वारंटी। अब आप बताओ कि अब ये ब्रीच ऑफ वारंटी है। उसमें क्या पढ़ा था हमने, बिल्कुल ठीक बताया था शशि ने, कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया जा सकता, ये हक नहीं आता, डैमेजेस वगैरह क्लेम कर सकते हो आप। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बायर नॉट इंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स। रिजेक्ट नहीं कर सकता गुड्स को, रिजेक्ट नहीं कर, ये हक नहीं है आपका, ये हमने पहले पढ़ा हुआ लॉजिक के साथ। ठीक है, पर वो क्या कर सकता है, ठीक है, सेट अप अगेंस्ट सेलर द ब्रीच ऑफ वारंटी, डिमिनिशन एक्सटेंशन ऑफ द प्राइस, और सू द सेलर फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वो जो केस कर सकता है ना, जो भी उसको नुकसान वगैरह पहुंचे, उसके लिए वो वहां पर केस कुछ कर सकता है, और सेलर को बता सकता है भाई, सेट अप अगेंस्ट द सेलर द ब्रीच ऑफ वारंटी, डिमिनिशन एक्सटेंशन ऑफ द प्राइस। ठीक है जी। अब कहता है जो भी वारंटी वगैरह है ये दो प्रॉपर मुझे, अगर प्राइस प्राइस लेना चाह रहे हो आप। ठीक है, नहीं तो वो भी चीज पे फिर असर है। हाँ जी, ये चीज समझ आई आपको? बोलो जी बोलो। चलिए आगे बच्चों। हाँ जी, आ रहे समझ में? तरुण, शशि और हाँ बाकी जी, हाँ बच्चे? जी। यस। ठीक है। रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। कोई भी पार्टी, ठीक है भाई, इधर उधर पार्टी क्या करती है, ड्यू डेट से पहले, जिस दिन सामान डिलीवर हो तो उससे पहले कैंसिल कर देते हो। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर किसी पार्टी को नुकसान हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे बायर के फेवर में पड़ रहे हैं, अगर यहाँ पर कैंसिल करने से अगर बायर को नुकसान हो रहा है, तो फिर वो क्या कर सकता है, केस कर सकता है अपना, डैमेजेस वगैरह जो भी नुकसान है भरपाई करवाने। ये था सिर्फ। और आगे के यहाँ पर सूट फॉर इंटरेस्ट, सिमिलर चीजें ऊपर वाली। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या हुआ है, नथिंग इन दिस शैल इफेक्ट द राइट ऑफ सेलर बाय टू रिकवर इंटरेस्ट और स्पेशल डैमेजेस इन केस वेयर लॉ इंटरेस्ट, whereby law interest or special damages may be recovered or recover the money paid with consideration for payment if it has failed। ये इंटरेस्ट वाला सिमिलर पॉइंट है ऊपर जो हमने पढ़ा था। कहते कि अगर क्या लिखा हुआ है वहां पर, उन्होंने अग्रीमेंट किया हुआ है, बताया हुआ है कि अगर लेट होती है कुछ होता है तो इंटरेस्ट वगैरह ब्याज भी दिया जाएगा। तो ब्याज क्लेम करने के लिए भी यहाँ पे केस कुछ किया जा सकता है, ये लिखा। हाँ जी, समझ आया? और इधर कहते कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोर्ट में अवॉर्ड इंटरेस्ट एट सच रेट जो उसको ठीक लगे ऑन द अमाउंट ऑफ प्राइस टू बायर इन अ सूट फाइल्ड बाय हिम फॉर द रिफंड ऑफ प्राइस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन पार्ट ऑफ सेलर फ्रॉम डेट ऑन विच पेमेंट हो। कहते कि अब अगर वहां पे ब्याज नहीं दे रहा वो, ठीक है, तो केस करके मांगा जा सकता है, और कोर्ट ऑर्डर दे सकता है अगर वहां पे अमाउंट नहीं है ना, रेट नहीं डिसाइड हुआ रखा, अगर उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट में रेट नहीं डिसाइड इंटरेस्ट का, तो कोर्ट ना जो उसको ठीक लगेगा, ठीक है, कि उस प्राइस पे कितना का ब्याज होना चाहिए, तो अपने अकॉर्डिंगली वो बता दे। ठीक है। और मतलब जब वो केस करेगा ना बायर की, मेरा जो पैसा मैंने दे दिया मेरे को रिफंड दिलाओ इससे, ये ब्याज नहीं दे रहा, तो फिर उस केस में यहाँ पर क्या किया जाएगा, फिर वो ब्याज वगैरह देने के लिए ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, कि ब्याज दिलवाने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं सेलर को भरपाई करने को। हाँ जी, ये चीज समझ आया आपको? बोलो जी। ये हाँ जी, हाँ सिमिलर जी। थे, ये सिमिलर थे बच्चों पॉइंट जो भी पीछे पढ़ के हैं, कि सेलर क्लेम कर सकते, कोई नुकसान है वो क्लेम कर सकता है, अगर वो चाहता है कि भाई यही काम करना है, तो ये भी हो सकता है, कोर्ट ऑर्डर दे सकता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत 1963। फिर भाई ब्रीच ऑफ वारंटी, वारंटी नहीं प्रोवाइड की जा रही तो भी डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। उसके बाद कैंसिल कर रहे हो, ये दोनों पॉइंट सिमिलर है, ये भी जो पहले सेलर के केस में भी किया था, ब्याज भी मांग सकते हो, केस कर सकते हो, और कैंसिल करने से नुकसान होता है तो वो भी उसकी नुकसान की भरपाई करा सकते हो। ये पॉइंट सेम है, ये भी सेम है, कुछ नुकसान होता है। ठीक है, तो ज्यादा नहीं है नए पॉइंट्स यहाँ पर अगर आप देखें। ठीक है, चलो आओ हम फिर अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, ये बिड वगैरह से रिलेटेड। आओ सर। अच्छा, आपको पता है ना ऑक्शन सेल के बारे में हमने पढ़ा था, याद है ऑक्शन सेल? बोलो जी, हाँ याद है जी मैम, ऑक्शन सेल? हैमर स्ट्राइक होता है हाँ जैसे है, ही हाँ लास्ट 3 बार बिल्कुल होता है, तीसरी बार होता है तो बिल्कुल उसके पास बिल्कुल। बिड चली जाती है। हाँ बिल्कुल, वो बोलियां लगती हैं ना, ठीक है, और जो सबसे ज्यादा वाली हाईएस्ट बिडर जो होता है, जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है, फिर वो फाइनल कब होती है, जब वो हैमर बजता है ना, तो वो चीज था। तो यहाँ पे ऑक्शन सील होते हैं जिसमें प्रॉपर्टी वगैरह बेची जाती है, बिड्स वगैरह इनवाइट करके पब्लिकली, और किसको सेल कर दिया जाता है, हाईएस्ट बिडर को।
ठीक है, एक तरह से ऑक्शनियरी कौन है वहां पे, जो ये ऑक्शन कंडक्ट कर रहे हैं वो एजेंट है, एक तरह से गवर्न्ड बाय लॉ ऑफ एजेंसी। ठीक है, और मतलब एक तरह से वो जो ऑक्शनियर है, सेलर के बिहाफ पे वो काम कर रहा है, ये कंडक्ट कर रहा है ऑक्शन, और वो एक तरह से क्या बना हुआ, एजेंट की तरह काम कर रहा है सेलर। तो इसके ऊपर वो एजेंसी वाली प्रोविजंस लग जाएंगे। However, he may sell his own property as a principal and need not disclose the fact that he is so sell. कहते वो बंदा अपनी भी प्रॉपर्टी बेच सकता है। ठीक है, मतलब अलग से जरूरी नहीं कि एजेंट ही अपॉइंट करने की जरूरत है ऑक्शन करने के लिए, पर कहता आपको ये बताने की जरूरत है कि मेरी ही प्रॉपर्टी ये लिखा। अब कुछ ना लीगल रूल्स बता रखे हैं यहाँ पे, सोगा एक्ट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के सेक्शन 64 के अकॉर्डिंग। क्या यहाँ पर लीगल रूल्स बता रखे हैं, कहते हैं अगर गुड्स आपके सोल्ड हो रहे हैं लॉट्स में, अलग अलग लॉट्स में, पार्ट्स में हो रहे हैं, ठीक है जी, तो अब वहां पर क्या, ईच लॉट को क्या माना जाएगा, प्रीमा फेसी डीम्ड टू बी सब्जेक्ट ऑफ अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगर पार्ट्स में बिडिंग हो रही है, लॉट्स में, पार्ट्स में, अलग अलग हिस्सों में, तो उसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा सेल का, ये लिखा। और कहते कब कंप्लीशन होगी, कब कंप्लीट माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब ऑक्शनर क्या कर देगा, अनाउंस कंप्लीशन ऑफ सेल बाय फॉल ऑफ हैमर। अब इनका क्या रीति रिवाज है, जब ये ऑक्शन कंडक्ट करते हैं, हैमर बजा तब वो फाइनल होगी चीज, या कहते जो भी उनका और कोई तरीका होगा, और कोई रिवाज होगा, वैसे मान लिया जाएगा कंप्लीट होगी ऑक्शन। ठीक है, और कहते जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती या वो हैमर नहीं बजता, तब तक कोई भी बिल्डर अपनी रकम या बोली बोल सकता है, ये किया था। फिर आगे क्या था, राइट टू बिड में बी रिजर्व्ड। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहते हैं बिडिंग वाली जो है ना चीज, बोली लगाने वाली चीज, ये रिजर्व भी की जा सकती है बोल के या किसी भी और तरह ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, एंड वे सच राइट इज स्पेशली रिजर्व बट नॉट अदरवाइज द सेलर और एनी वन पर्सन ऑन हिज बिहाफ में बिड एट द ऑक्शन। ठीक है, इसका क्या मतलब है बता सकते हो, बोलो जी। हाँ जी, बोलो बोलो, इस पॉइंट का मतलब समझा सकते हो। मतलब सेलर किसी को बोल सकता है कि तू मेरे बिहाफ पे ये बिड कर दियो, ये अमाउंट इतनी बोल दियो। ठीक है, तो मतलब वो सेलर एक्सप्रेसली है किसी और तरीके से, यहाँ पर एक वो राइट, ये जो हक है बोली लगाने वाला, वो रिजर्व भी किया जा सकता है। ठीक है, एक्सप्रेसली लिख के या बोल के या ऑन द बिहाफ ऑफ सेलर। ठीक है जी, फिर उस केस में क्या होगा कि वो सेलर के बिहाफ पे वो बंदा क्या कर देगा, वो बिड कर देगा, वो बोली बोल देगा, ये लिख। कहते वे द सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द सेल। कहते अगर ये जो सेल है notify नहीं की subject to right to bid on behalf of seller, it shall not be lawful for the seller to bid himself or to employ any person to bid at such sale, or for the auctioneer knowingly to take any bid from the seller or any such person and any sale contravening this rule may be। ये क्या मतलब है, कब फ्रॉड माना जाएगा, बोलो जी बोलो, कब फ्रॉड माना जाएगा। भाई जो बेच रहा है, जो सेलर है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी बेच, जिसकी प्रॉपर्टी है वो खुद नहीं बोली लगा सकता, और ना ही कोई और बंदा अपॉइंट कर सकता है कि उसके भी हाथ में वो बोली लगाए। कहते फिर, और ना ही वो बोल सकता है कि भाई ऑक्शनर को कि ये वाली इस बंदे की तू बिड फाइनल कर लियो या ऐसे कर लियो। अगर ऐसा करते तो ये फ्रॉडुलेंट माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा। रिजर्व प्राइस, द सेल में बी नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू रिजर्व और अपसेट प्राइस। ठीक है जी, मतलब एक ना वो एक प्राइस सेट किया जाता है ना, कि बता इतना तो हो, अपसेट प्राइस या रिजर्व प्राइस, है ना, ताकि वो एक जो जिसकी प्रॉपर्टी जिसने बेचना है ना, वो एक उन्होंने डिसाइड किया होगा कि इतना तो मिलना चाहिए प्राइस। ठीक है, तो एक वो रिजर्व प्राइस हो जाता है। प्रिटेंडिंग बिडिंग, इफ द सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडिंग बिडिंग टू रेज द प्राइस द सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर। इसका क्या मतलब है बता सकते हो, इंग्लिश हिंदी करो बस। जानबूझ के वो बंदे बिठाए होते हैं ताकि वो ज्यादा प्राइस लगाएं और बोली बढ़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल जानबूझ के ना, बिल्कुल, चाहे अपने बंदे बिठा दिए, बोलियां बढ़ाते जाए ताकि प्राइस बढ़ता जाए, अननेसेसरी बस। और अगर वो डील हो जाती है
वो वाली सेल क्या हो जाएगी, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर। अगर बाद में कुछ ऐसा पता चलता है जानबूझ के ऐसे दिखावा कर किया जाता, प्रिटेंडिंग, प्रिटेंड मतलब ऐसे दिखाया जा रहा था, एक्चुअल में वो चीज थी ही नहीं सही, तो वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ बायर। वॉइडेबल मतलब ये बायर की मर्जी है, वो डील एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, ये किया था। उसके बाद आओ जी, हमारा सोगा आखिरी सांस से ले रहा है, इंक्लूजन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज टैक्सेस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, इंक्लूजन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज टैक्स इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। हाँ, कहते हैं जो इनकम टैक्स है या जो और भी टैक्सेस होते हैं उसको आपने इंक्लूड करना है नहीं करना अपनी उसमें, बोलो जी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, करते हैं नहीं करते, क्या देखते हो बिल्स? हाँ, क्या पढ़ते हो ये? कहीं खाने जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो, बिल पे देखते हो उसमें इंक्लूड होता है टैक्स वगैरह कुछ, बोलो जी। हाँ जी मैम, आखिरी में जीएसटी वगैरह लगा के जो बिल्कुल बिल बिल्कुल, देते पहले वैट था अब जीएसटी होता है, तो बिल में वो ऐड करके आता है। ठीक है जी, तो मतलब फॉलोइंग टैक्स अप्लाइड ऑन द सेल और परचेज ऑफ गुड। ठीक है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है, जैसे एक्साइज हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कुछ आगे सामान जैसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराते हैं तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटियां लगती हैं जिसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटियां लगती हैं। ठीक है, फिर और तरह का टैक्स जैसे हम जीएसटी पढ़ते हैं सेल के ऊपर लगता है, ये सारी चीजें, ये टैक्सेस हैं अलग अलग चीजों के ऊपर, अलग अलग सेल परचेज के ऊपर लगती है। ठीक है, अब जैसे आप खाने पीने जाते हो जीएसटी लगता है, तो आप जो कस्टमर है वो क्या करता है, जीएसटी के साथ पैसे भरता है ना, जैसे 100 रुपए का बिल बना, 5 रुपए जीएसटी, 105 रुपए पे किया हमने दुकानदार को। तो ये जो कस्टमर थे, हम जो थे, खा पी के निकले और यहाँ पे 105 रुपए हमने दिए दुकानदार को, शॉपकीपर को। अब हमने तो दे दिए टैक्स के पैसे और खाने पीने के पैसे, तो ये जो शॉपकीपर है 100 रुपए तो खुद रखेगा और ये 5 रुपए सरकार को जमा कराएगा। और यही चीजें आपने आर्टिकल्स पहले अपना फाउंडेशन में पढ़ रहे हो, फिर अपना उसमें पढ़ोगे इंटर लेवल पे टैक्स वगैरह में, है ना, और भी चीजें बाकी सब्जेक्ट्स में पढ़ोगे, फिर प्रैक्टिकली देखोगे जीएसटी का, फिर हम जमा कराते हैं सरकार को पैसा, जीएसटी का चालान फिल करते हैं, हमें रिसीट इशू होती है, वो सब चीजें, फिर जीएसटी की रिटर्न भरी जाती है, मंथली किसी को एप्लीकेबल है, किसी को क्वार्टरली, है ना, फिर वो प्रॉपर अमाउंट हमारे को वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट पीएनएल में अकॉर्डिंगली उसको दिखानी होती है ना। तो ये हमारा था क्या, सोगा। ठीक है, एक बार 2 मिनट आओ फिर, बस लास्ट 2 मिनट्स में। अनपेड सेलर कौन था, जिसने सामान जो भी था डील कर ली सेलर बायर ने, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया पर इसको पैसे नहीं मिले। ठीक है, तो यहाँ पर उसको, ठीक है, इधर हमने क्या किया था, मतलब देखा था, पैसे नहीं मिले या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिल गया पर वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया। ठीक है, मतलब बाउंस बैक हो गया, डिसऑनर हो गया, जैसे चेक के केस में डिसऑनर हो गया, पैसे थे या पैसे नहीं दिए या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया तो वो डिसऑनर हो। क्या क्या हक मिलते हैं, तो 3 हक की बात की थी हमने कि अपने पास है सामान अभी पड़ा सेलर के, वो जब्त करके रख लेगा, लिए। दूसरा, भेज दिया आगे, रास्ते में है सामान, ठीक है, तो उस पे वो रोक के अपने पास वापस मंगवा लेगा। तीसरा था, उसके पास सामान पड़ा है, बिके हुए गुड्स को आगे बेच देगा फिर प्राइस रिकवर करने। तो इसमें देखो हमने सबसे पहले क्या किया, गुड्स के अगेंस्ट यहाँ पे अनपेड सेलर के क्या क्या हक। सबसे पहले हक क्या था, राइट ऑफ लियन का था। ठीक है, अपने पास जब्त करके रख लेना। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, और कौन सी कंडीशंस, ठीक है, कौन सी कंडीशन में हम ये सेलर के पास ये हक आएगा वो पढ़ा। ठीक है, पार्ट डिलीवरी का पढ़ा, और कौन सी ऐसी चीजें या कंडीशन हो जाती है जब वो टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है ये वाला हक। पर कुछ एक्सेप्शन भी की थी, वो कोर्ट केस वाला किया था। फिर दूसरा हक आ गया था, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ठीक है भाई, ये पोजेशन चली गई थी, रास्ते में था, वापस मंगवा रहे थे इसमें, कौन सी कंडीशन है जब ये हम कर सकते, ये किया हमने। ड्यूरेशन देखी कब से कब तक होती है, और ऐसी कौन सी कंडीशन या पॉइंट्स है जब ये वाला जो हक है ये खत्म माना जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, और कहते कब इसका असर होगा, जब एक्चुअल पोजेशन ले लेंगे, नोटिस भेज देंगे, ये चीज। और ये दोनों हक में फिर हमने क्या देखे थे बच्चों, डिफरेंसेस देखे थे। और फिर हमने कहा था कि चाहे आगे सबसेल करे हो, प्लेज करे हो, इसका हक के ऊपर, अनपेड सेलर के हक के ऊपर कोई फर्क नहीं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर देखा कि ये जो 2 हक हैं, कब ये डिफीट हो जाएंगे, इसका पर्पस खत्म हो जाएगा।
ये कुछ एक्सेप्शंस किए थे, ठीक है, एक्सेप्शन वे दीज राइट्स आर डिफीटेड, ठीक है। अगर वो खुद ही सेलर ने बोल दिया कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं बेच दिए, दूसरा जिसको मिला है सामान गुड फेथ में ईमानदारी ने उसने बंदे से लिया है, ठीक है, तो फिर वो इनोसेंट है, वो वैलिड है, डॉक्यूमेंट टाइटल वगैरह भी सब है। इफेक्ट ऑफ स्टॉपेज देखा था हमने, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रेट। फिर ये तीसरा का आया था बच्चों, सामान बिका हुआ सामान सेलर बेच देता है किसी और को, ठीक है जी। और ये कौन सी कंडीशंस में हम ये हक अनपेड सेलर ले सकते हैं, है ना। एक हमने पेरिशेबल नेचर के केस में बोला था कि भाई इसमें बायर को बताने की जरूरत नहीं, बेच दो सीधा। और दूसरे केस में बोला कि भाई अगर बायर पैसे नहीं दे रहा ना, तो भाई पहले बता दे, सेलर बता दे बायर कि मैं बेचने लगा हूँ, पैसे दे दे, नहीं देता रीजनेबल टाइम तो बेच दे। फिर इधर हमने कहा था कि इधर अगर वो ना भी बताए, ठीक है जी, अगर ये जो था ना, अगर किसी बंदे को ये सामान मिला है ईमानदारी से अगले ने ली, ठीक है, गुड फेथ में ली, तो उसको गुड टाइटल मिलेगा, ठीक है जी। और अब यहाँ पर क्या लिखा था, कहते कि अगर बाई चांस उसने बताया भी नहीं, सेलर को जैसे बताना होता है ना पहले बेचने से पहले, अगर नहीं भी बताया तब भी उसको गुड टाइटल मिल जाएगा, वो वैलिड होगी ट्रांजेक्शन, वो जो वैलिड बायर मानना चाहिए जिसको आगे बेचे, ठीक है। और हमने इसको कॉजिलियन का भी पढ़ा था कि प्रॉपर्टी अगर आगे पास नहीं हो तो आप रोक लगा सकते हो डिलीवरी पे। फिर हमने इधर क्या पढ़ा था, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर, ऊपर अगेंस्ट गुड्स किया था, फिर अगेंस्ट बायर किया, ठीक है जी। बायर के अगेंस्ट क्या हक है यहाँ पर, एक हमने क्या भाई पैसे मांगने के लिए केस किया जा सकता है, डैमेजेस क्लेम करने के लिए किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया ड्यू डेट से पहले बायर ने, नुकसान हो गया, वो भरपाई के लिए कर सकता है यहाँ पे केस। फिर ब्याज ब्यूज डिसाइड हुआ था, वो मांगने के लिए केस कर सकता है, ये किया था बच्चों। फिर हम आए थे बायर की भी बारी आ जाए, कहते सेलर ने क्या किया, सामान ही नहीं भेजा टाइम पे या जिस तरीके से बोला था, ठीक है, एक ये था। और अगर भेजा तो गलत सामान भेज दिया, जो बायर ने बोला नहीं था उसके अलावा कुछ और भेज दिया, बायर ने रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया। या तीसरा सेलर ने कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, अब यहाँ पे बायर के पास क्या हक आएंगे, भाई अगर सामान ना डिलीवर किया ना भेजा उससे नुकसान होता है, डैमेजेस की भरपाई के लिए केस करके क्लेम कर सकता है बायर, ठीक है। और भाई वो अगर डैमेजेस क्लेम करना एक प्रॉपर हल नहीं है, क्योंकि वो पेंटिंग का जो ऑर्डर था वो सेलर ही वो बना के पूरा कर सकता था, तो यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत कोर्ट को पावर दी गई है कि आप ऑर्डर दे सकते हो सेलर को कि भाई तू काम करिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ जी, फिर आगे हमने क्या किया था, अगर ब्रीच ऑफ वारंटी होती है, वारंटी अगर प्रोवाइड की सेलर ने, वो दे नहीं रहा वहां पे, ठीक है जी, तो वो हमने कहा था उसमें कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल होता है, डैमेजेस वगैरह क्लेम किए जाते हैं, है ना, ये हमने पढ़ा था। और फिर हमने कहा था अगर ड्यू डेट से पहले कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, नुकसान होता है तो बायर क्लेम कर सकता है केस करके, और वही ब्याज इंटरेस्ट भी मांग सकता है केस करके बायर अपना। और फिर हमने इधर क्या किया था बच्चों, इधर ऑक्शन सेल की बात की थी कि ये भी एक तरीके की सेल होती है बिडिंग वगैरह करके, और इसके क्या लीगल, और इसमें लॉ ऑफ एजेंसी भी लगता है, जिसकी प्रॉपर्टी होती है वो एक एजेंट रखता है जिसका नाम होता है ऑक्शनरियर, पर वो बंदा डायरेक्टली खुद अपनी भी प्रॉपर्टी बेच सकता है पर उसको वो बताए ना, हाईएस्ट बिडर को प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी और फॉल ऑफ हैमर पे, ठीक है। क्या रूल्स हैं, लॉट्स में पार्ट्स में कर रहे हो तो अलग सेल मानी जाएगी, कब कंप्लीट होगी, फॉल ऑफ हैमर पे या जो भी और उनका तरीका है, ठीक है। और यहाँ पे राइट टू बिड में भी रिजर्व, यहाँ पे वो जो बिड करने का हक है वो रिजर्व भी किया जा सकता है। पर अगर वो जो सेलर है उसने कोई बंदा अपने बिहाफ पे रख लिया, बिठा लिया, या डिसाइड करा दिया कि भाई उसी का ही प्राइस लेना है या ये सब ऐसा कुछ वो कर रहा है, मोल्ड मैनिपुलेट कर रहा है अपने हिसाब से, तो ये फ्रॉड माना जाएगा, ठीक है जी। और वहां पर कुछ रिजर्व करके प्राइस भी रखा जा सकता है, या अपसेट प्राइस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और अगर प्रिटेंडेड बिडिंग हो रही है, बस ऐसी आप बोलियां लगाई जा रहे हो प्राइस इंक्रीज करने के लिए, तो वो वॉइडेबल हो जाएगा बायर, ठीक है जी, एट द ऑप्शन ऑफ बायर। और इधर लास्ट में जाते जाते हमने क्या किया भाई, जो भी आप सेल परचेज करते हो उस पर अलग अलग तरह के टैक्सेस लगते हैं, और वो फिर जो एक पार्टी दूसरी को वो पैसे भरती, जैसे हमने जीएसटी का किया था, कस्टमर भरते हैं दुकानदार को और दुकानदार आगे सरकार को जमा कराते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा यूनिट 4, ठीक है, यूनिट 4 खत्म और हमारा सोगा एक्ट खत्म। हाँ जी, समझ आया जी, बोलो जी, समझ आया, हाँ जी हाँ। यस मैम। ठीक है, पक्का सब आ गया।
सोगा अच्छे से आ गया? बोलो जी बोलो। इजी हाँ लग जी रहा मैम। है अब? हाँ, यस मैम। है ना? एक बार मैं रिकॉर्डिंग रोक दूं जरा।